हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि हम लगातार क्लासें आपकी सुपर टेट 2023 की दे रहे हैं। हिंदी का पार्ट है, उसके भी चैप्टर हम लगातार दे रहे हैं। हिंदी का पार्ट है, उसके चैप्टर बाई चैप्टर हम करवा रहे हैं आपके। इसी तरीके से आपका आज का जो हमारा टॉपिक है संस्कृत, जो संस्कृत में जितने चैप्टर दिए होंगे वो मैं पूरे यहाँ पर करवा देंगे। लेकिन क्लास को आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे पूरा जरूर देखना। यही आप सबसे बड़ी गलती करोगे अगर पूरी क्लास नहीं देखते हो, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो नहीं देखते हो, ये सबसे बड़ी भूल करोगे। क्योंकि पूरी वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके पेपर में आएंगी ही। सिलेबस के माध्यम से ही हर चीज़ें यहाँ पर करवाई जा रही हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो चैनल है हमारा देव एग्जाम स्टडीज चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके का लोगो बना होगा डीवी देव, वही हमारा चैनल होगा देव एग्जाम स्टडीज। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको सारी क्लासें जितनी हो चुकी हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, और जो आगे की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रहेगी। तो ध्यान देंगे, क्योंकि लगातार हम सुपर टेट की क्लासें आपकी आ रही हैं 2023 की, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है, बहुत जल्दी में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और संस्कृत में बच्चे ज़्यादातर ही सोचते हैं संस्कृत में हम कैसे कर पाएंगे, तो संस्कृत की यहाँ पर क्लास सबसे बेस्ट मिलेगी। ध्यान दें, यूट्यूब पर पहली बार ऐसी धमाके वाली क्लास होगी, इसे आप देखना मत भूलें। तो देखते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा इसे देखिएगा। स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं? बताएंगे आप लोग कि पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं। ए है 15, बी 14, सी 13 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है सभी लोग सही इसका आंसर बताएंगे। बताइएगा, माहेश्वर सूत्र कितने माने गए? माहेश्वर सूत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर माहेश्वर सूत्र की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 14, यानी 14 होती है। सभी को पता हो गया। पाणिनि के अनुसार, किसके अनुसार है? पाणिनि के अनुसार माहेश्वर सूत्र कितने माने गए हैं? 14 माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार क्या होता है सभी को पता होगा। ए है सभी स्वर, बी है आ ई उ, सी है आ ई उ ली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? बताएं फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? अच क्या होता है? अच क्या होता है? ये सभी स्वर होते हैं, ये चीज ध्यान रखें। प्रत्याहार में अच जो पूछा जाए तो अच क्या होता है? वो स्वर होता है। जितने स्वर होंगे, सभी स्वर जितने होंगे वो क्या होता है? अच होता है। तो यहाँ पर अच की ही बात कही गई है। किसकी बात कही गई? अच की। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? जितने सभी स्वर होते हैं वो आपके अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं? आभ्यंतर प्रश्न होते हैं और बाह्य प्रश्न होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं प्रश्न, एक बाह्य प्रश्न, एक आभ्यंतर प्रश्न। तो आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? ए है 5, बी है 4, सी है 6, डी है 3। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बताएं। तो आभ्यंतर जो प्रश्न होते हैं वो कितने होते हैं? ओनली 5 होते हैं। ये क्लास हम आपको दे चुके हैं, आभ्यंतर प्रश्न और बाह्य प्रश्न डिटेल से हम बता चुके हैं। उस क्लास को आप जरूर देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। आभ्यंतर प्रश्न कितने होते हैं? 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, छोटी ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए है कंठताल, बी है कंठकोष्ठ, सी है मूर्धा, डी है कंठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कंठ तालु। ये जो कंठ तालु है, ये जो कंठ तालु है, यही इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि छोटी ए और बड़ी ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है? कंठ तालु होता है। दोनों समझिए, कंठ और तालु दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? गला थोड़ा सही नहीं है।
ठीक है ना। 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए है मूर्धा, वी है दंत, शी है ताल और डी है ओष्ठ। तो चा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइएगा। जो चा वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान होता है कौन सा? तालु। च, छ, ज, झ, इया 5 वर्ड आते हैं किसमें? चा वर्ड होता है उसमें 5 वर्ड आप गिन लीजिएगा। च, छ, ज, झ और य 5 आते हैं लगातार। च वर्ड उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु का। किसका होता है? तालु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? जो ऊष्म वर्ण होते हैं उनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये है तीनों सा ले लीजिएगा, स है, ये क्या हो गया? ऊष्म वर्ण। वी, र, ल, ये एड़ हो गया। ये इसे तीनों सा को, हा को क्या सल भी बोलते हैं, इसको ध्यान देंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम सल बोलते हैं। इसको एयर लेवा को एड़ बोलते हैं। आ ई उ ये तो आपको सभी को पता होगा स्वर हैं। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऊष्म वर्ण कौन से हैं वो आप बताइएगा। ऊष्म वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, क्योंकि तीनों सा आ जाते हैं और हा आ जाता है, वही हमारा क्या होता है? ऊष्म वर्ण होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सल भी कहते हैं। सल लिख लीजिएगा, सल। सल क्या है? ऊष्म वर्ण को भी हम सल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वाह्य प्रश्न के प्रकार। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि अभ्यांतर प्रश्न कितने होते हैं, आपको पता हो गया होगा, क्योंकि अभ्यांतर प्रश्न 5 होते हैं, 5 होते हैं। और यहाँ पर पूछा गया बाह्य प्रश्न के प्रकार कितने होते हैं। यहाँ पर बाह्य प्रश्न के कितने होते हैं? ए है 5, वी है 4, सी है 11, डी है 2। तो 5 तो अभ्यांतर प्रश्न हो गए, है ना। तो 5 तो हो नहीं सकता है। वी है 4, एक तो आपका कट गया है, ये तो होगा नहीं। बी है 4, सी है 11 और डी है 2। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं, फटाफट इसका आंसर बताइएगा। बाह्य प्रश्न। जो बाह्य प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? बाह्य प्रश्नों की संख्या होती है कितनी? 11। ध्यान दें, अभ्यांतर प्रश्न होते हैं 5, जबकि बाह्य प्रश्न होते हैं 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके सुपर टेट के लिए नंबर 1 क्लास है, ये आप समझ लीजिएगा। इस तरीके से आपकी क्लास पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी जो मैं इन क्वेश्चनों को आपको करवा रही हूँ। कंप्लीट करते रहिएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती कमेंट करके मुझे बताइएगा, वही चीज़ आपके लिए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है। संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या है कितनी है? ए है 9, बी है 5, सी 4, डी 7। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं फटाफट इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 9। कभी भी ध्यान दें, हिंदी में अगर पूछा जाए वर्णमाला की संख्या कितनी होती है तो आपको सभी को पता होगा 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और जबकि संस्कृत में अगर पूछ दिया जाए तो हमेशा 9 ही इसको समझना है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, किनकी? स्वरों की जो संख्या पूछी जाए तो 9 ही होती है। कितनी? 9 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, छोटा किस प्रकार का स्वर है? छोटा आ है, ये किस प्रकार का स्वर है? ए है पश्य स्वर, बी है अर्ध विवृत स्वर, सी है केंद्रीय स्वर, डी है अनुनासिक स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं इसका फटाफट। बता देंगे सभी लोग, मुझे उम्मीद है बताइएगा। क्योंकि ये कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय स्वर। आ कैसा एक केंद्रीय स्वर है, अगर आ नहीं है तो कुछ नहीं है, छोटा आ से ही सब कुछ है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। ए है अनुपसर्गस्य, बी है प्रादया,
सी है उपसर्गा क्रिया योगे और डी है भूवादयो धावता। भूवादयो धावता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपसर्गा क्रिया योगी। यही इसका है, उपसर्ग का विधायक सूत्र हो गया है उपसर्गा। देखो उप से उप आप यहाँ पे समझ जाइएगा, यहाँ पे उप लगा हुआ है और यहाँ पर भी उप लगा है, कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो उपसर्गा क्रिया योगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है। जो अपादान कारक है, यहाँ से कारक से क्वेश्चन लिया गया। देखो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है। ए है प्रथमा, बी है पंचमी, सी है तृतीया, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपादान है, बताएं। फिर इसकी नंबर 1 एक ट्रिक बता रहे हैं, तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हो, इसको बताइएगा पहले आप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, अपादान। अपादान होता है जिससे अलग होने के लिए कोई भी वस्तु, अगर जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो से हो गया, से मीन्स अलग होना। किसी चीज से अलगाव के लिए हमेशा अपादान कारक होता है। नंबर 1 यही ट्रिक है, समझ जाएं कि अपादान कारक में हमेशा अलगाव के लिए होता है, उससे लगा हो, वृक्ष से अलग होने के लिए, कोई मतलब अलग के होने के लिए, अलग। तो आप समझ जाएं यहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान कारक में कौन सी व्यक्ति है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, तो वहीं पर से अलग के लिए हमारे कौन सी व्यक्ति होगी, पंचमी व्यक्ति होगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उद्योगिनम। उद्योगिनम पुरुषस्य सिंगाम उपैति लक्ष्मी वाक्यम के उद्योगिनम पदम में कौन सी विभक्ति है। ए है तृतीया, बी है चतुर्थी, सी है द्वितीया और डी है षष्ठी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। उद्योगिनम, उद्योगिनम में कौन सी विभक्ति है। तो उद्योगिनम में कौन सी विभक्ति होगी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका, क्योंकि द्वितीया विभक्ति एक वचन। उद्योगनम समझ लीजिएगा, बालकम समझ लीजिएगा, विद्यालम समझ लीजिएगा, रामम समझ लीजिएगा। तो जहाँ ना के ऊपर बिंदी रखी है वो उसे क्या पढ़ेंगे, ये पॉइंट सा रखा हुआ है तो इसे हम पढ़ेंगे क्या, म। तो उद्योगिनम, बालकम, रामम, विद्यालयम, कोई भी ऐसा लगा हो तो वहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन होता है। समझ जाए, नंबर 1 ये ट्रिक है, कभी भी ऐसा हो तो आप द्वितीय विभक्ति एक वचन लगा दीजिएगा। अगर आपको रूप नहीं पता है, शब्द रूप और धातु रूप दोनों आपको याद करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है, लेकिन आपको नहीं याद होते हैं, वो भी हम आपको करवा देंगे। कैसे करवाएंगे वो मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर आप समझ जाइएगा, यहाँ पर कौन सी है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो इसलिए द्वितीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अविता के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अविता, अविता पर्याय समय निक्सा के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ए है षष्ठी, बी है पंचमी, सी है तृतीया, डी है द्वितीया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अविता पर्याय समय निक्सा में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। ध्यान दें किसमें, अविता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिसिंगस स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है। जो अधिसिंग स्थासाम है, कर्म, ये क्या है, कर्म सूत्र संबंधित है। ए है प्रथमा विभक्ति से है, बी है द्वितीय विभक्ति से है, सी है तृतीय विभक्ति से है, डी है चतुर्थी विभक्ति से है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ये भी बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन बी द्वितीय विभक्ति से है। कौन सा? अद सिंह स्था साम कर्म। कर्म क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म हमेशा किस में जाता है? द्वितीय विभक्ति में जाता है। तो यहाँ पर कर्म की बात पूछी गई तो कर्म किस में आ गया? द्वितीय में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अक्षरा काणा। अक्षरा काणा, इसमें अक्षरा शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति इस सूत्र से प्रयुक्त है। मतलब किस सूत्र से प्रयुक्त है? यहाँ पर किस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। किस सूत्र से प्रयुक्त है अक्षरा काणा? तो अक्षरा से किस मतलब शब्द के साथ तृतीय व्यक्ति है, किस सूत्र से लगाया गया है वो बताएंगे आप। ए है संयुक्त अप्रधाने, ए है एनंग विकारा, सी है अवर्गे तृतीया, डी है हेतु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा एनंग विकारा। जो एनंग विकारा है, जो विकार होता है, जैसे कोई पैर से लगड़ा है, आँख से काना है ना, आँख नहीं है एक, वो काना बोलते हैं। पैर, जिसका एक पैर नहीं होता है उसे लंगड़ा बोलते हैं। तो जिसका एक पैर नहीं है, जो किसी भी प्रकार से मतलब विकार है ना, तो आप यहाँ पर समझ लीजिएगा एनंग विकारा में हमेशा तृतीय विभक्ति होता है। और किस सूत्र से होता है वही यहाँ पर पूछा गया है, किस सूत्र से होता है? तो एनंग विकारा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, अकिततम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? अकिततम च सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? ए है 16, बी है 14, सी है 13, डी है 10। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कितना? 16। द्विकर्मक धातुएं होती हैं कितनी? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अपादान कारक में विभक्ति है। जो अपादान कारक है, अभी मैंने जस्ट बताया था अपादान कारक कैसा कारक है ना, अलगाव के लिए होता है। तो अभी मैं आपको बता चुकी थी कि अपादान कारक जो होता है वो क्या होता है? अलगाव के लिए होता है, अलग होने के लिए होता है। अपादान से मीन्स अलग। तो ए है द्वितीय व्यक्ति, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी, डी है पंचमी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताएं। अपादान कारक में विभक्ति होती है, कौन सी होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, पंचमी विभक्ति के लिए अपादान कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अंतरा त्वाम माम हरिया। अंतरा त्वाम माम हरा किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ। ए है अंतरा अंतरेण, ए है अंतरा अंतरेण युक्ते, बी है कर्म प्रवचनिया, सी है अनुर्लक्षणे, डी है कर्म प्रवचनिया युक्ते द्वितीया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा 18 का। 18 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है अंतरा अंतरेण युक्ते। यहाँ पर समझ जाएं, अंतरा से अंतरा ले लीजिएगा, यही इसका सूत्र हो गया। अंतरा से अंतरा ले लिया, अंतरा त्वाम माम हरि किस सूत्र का उदाहरण हुआ? अंतरा अंतरेण युक्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अपूर्वा कोयपि कोशो अयपि। अपूर्वा कोयप कोशो अयम विदते तो भारती। यहाँ पर भारती जो पद है वो किसके लिए बताया गया है? ए है अपादानम, बी है संबोधन, सी है अधिकरणम, डी है संप्रदानम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन बी, संबोधन। अगर मैं संबोधन का ऐसे हम यहाँ पर टिक लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे इस संबोधन है। यहाँ पर इस तरीके का नहीं लगा हुआ है चिन्ह। तो ये जो भारतीय शब्द है ये क्या है? संबोधन का शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, केशेषु चमरी हंति
यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। जो केशेषु चमरीम हंति है, यहाँ सप्तमी विभक्ति हुई है। ये है यस्य चा भावेन बहुलक्षणम निम्तात कर्म योगे, और सी है षष्ठी चादांतरे, और डी है युक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति है बताइए। कौन किस में पूछा गया? केशेष चमरी हंत में कौन सी विभक्ति हुई है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, निम्तात कर्म योगे। केशेष चमरी हंत में क्या होता है? निम्तात कर्म योगे। इस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। खगा नाम धूर्ता काका वाक्य में विभक्ति सूत्र है। खगा नाम धूर्ता कारका वाक्य में विभक्ति में सूत्र है। कौन है? ए है षष्ठी चानादरे, बी है यक्तस्य च वर्तमाने, सी है षष्ठी शेषे, डी है षष्ठी हेतु प्रयोगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका षष्ठी चानादरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्रोशम कुटला नदी में द्वितीय विभक्ति सुत है। क्या है जो क्रोशम में पूछा गया है? क्रोशम कुटला नदी में द्वितीय विभक्ति सूत्र है, वो किस सूत्र से है? ये है काला धो नोत्रेम अंत्यंत संयोग, वी है तथा युक्त चानिप्सितम, सी है निम्तात कर्म योगे, डी है दूरांत कार्यभ्यो द्वितीया च। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? किस सूत्र से हुआ है? यहाँ पर सूत्र की बात कही गई है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन ए, काला ध्वन नो अत्यंत संयोगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है क्वेश्चन। गंगे तो दर्शनाथ मुक्त, जो मुक्ता है इस वाक्य में दर्शनाथ में कौन सी विभक्ति है? गंगे तब दर्शनाथ मुक्ते, इस वाक्य में दर्शनाथ में कौन सी विभक्ति है? ए है सप्तमी व्यक्ति, बी है पंचमी व्यक्ति, सी है प्रथमा व्यक्ति, डी है द्वितीय व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट। इसका 23 का तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कर्तव्यो भ्रातरसु स्नेह, वाक्य में जो भ्रातसु पद में सु मतलब विभक्ति है वो क्या है? इसमें पूछा गया है भ्रातसु। जैसे आप समझ लीजिएगा, भ्रातसु दे दिया जाए, रामेशु दे दिया जाए जिसमें सु लगा हो लास्ट में, रामेशु, बालकेशु, विद्यालयेषु, भ्रातेषु, इस तरीके से कोई भी आपको लगा हो तो आप समझ जाए एक सीधा सा फंडा यही होगा कि आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 25। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, वाक्य में कविषु में कौन सी विभक्ति है? अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि कविषु कालिदासः श्रेष्ठः, जो कवियों में जो श्रेष्ठ है वो कौन है? ये आपको पता होगा कि कवियों में जो श्रेष्ठ हैं वो हमारे कौन हैं? कालिदास हैं। और यहाँ पर पूछा गया है, फटाफट इसका आंसर आप बताएं जल्दी जल्दी कि कविषु, जो कविषु में कौन सी विभक्ति है? जिसमें मैंने अभी बताया था कि सु लगा हो तो कौन सी विभक्ति? रामेश, विद्यालय, है ना, कोई भी लास्ट में इस तरीके का सु हो
तो प्रथमा व्यक्ति, वी है चतुर्थी व्यक्ति, सी है पंचमी व्यक्ति, डी है सप्तमी व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा सप्तमी व्यक्ति। आपको पता हो गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है सप्तमी विभक्ति। तो अभी तक मैंने बीच में आपसे कुछ नहीं बोला है ना। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देव एग्जाम स्टडीज ये चैनल है, इस तरीके का लोगो होगा, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, है ना। इस तरीके से आपकी क्लासें लगातार जो सुपर टेट की आ रही हैं, और पहली बार में ही आप सुपर टेट बहुत अच्छे नंबरों पे कर जाओगे, क्वालिफाई, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चैप्टर बाई चैप्टर हम करवा रहे हैं। किसके? सुपर टेट के हर पार्ट के चैप्टर बाई चैप्टर आपकी क्लास हो रही है, और वो भी एक सिलेबस के माध्यम से, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें हो रही हैं, ये आप समझें। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, और जितनी क्लासें हमारी हो चुकी है सुपर टेट की, उनको फटाफट देख जाइएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, और अच्छा सा कमेंट भेजिएगा। और क्या कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, कौन सा आपका चैप्टर चाहिए, कौन सी चीज़ आपको नहीं आती है, वो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंद्रान मैडम।